नमस्कार, स्वागत है आपका 15 संभाग 15 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और शुरुआत इस खास बुलेटिन की सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने समान यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। अब राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में छात्रों के लिए समान यूनिफॉर्म कोड लागू होगा, यानी कि अब कोई भी स्टूडेंट कैजुअल कपड़े पहनकर कॉलेज नहीं जाएगा। लेकिन अब सरकार के इस फैसले पर राजनीति भी तेज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों में जीन्स और टी शर्ट में जाने पर रोक लगेगी। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार अब कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। नए ड्रेस कोड के तहत कॉलेज स्टूडेंट कैजुअल ड्रेस में स्कूल नहीं जा सकेंगे। छात्रों को फॉर्मल पैंट शर्ट और छात्राओं को सलवार कुर्ता पहनकर कॉलेज आना होगा। अब राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में स्टूडेंट्स के लिए समान यूनिफॉर्म कोड लागू होगा। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बुधवार को इसकी घोषणा की। मंत्री परमार ने कहा कि शुरुआत में ये यूनिफॉर्म एक्सीलेंस कॉलेजों में शुरू की जाएगी और इसके बाद इसे प्रदेश के सभी कॉलेजों में लागू किया जाएगा। हम समाज के सभी वर्गों के साथ और सभी विद्यार्थियों के साथ में उन कॉलेजों में एक सकारात्मक वातावरण बनाते हुए और ड्रेस कोड के महत्व को समझाते हुए कॉलेज की पहचान, समानता, अनुशासन और उन कॉलेजों में जो बाहर के तत्व आते हैं उन पे अंकुश रखने के लिए हम ड्रेस कोड का उपयोग करेंगे। अब जब सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है तो इस पर राजनीति होना लाजमी है और इसीलिए कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले की निंदा की है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार हिजाब और बुर्के को कॉलेजों से हटाना चाहती है। उनका ये भी कहना है कि आर्टिकल 29 और 30 के तहत सरकार हिजाब नहीं हटवा सकती है। लेकिन जहां तक जिस नजर से सरकार जिस तरह छींटाकशी करना चाहती है हिजाब या बुर्के को लेकर, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 में हमको हमारी रिलीजियस आज़ादी है और उसके हिसाब से हमको जाने की इजाज़त है। मध्य प्रदेश में अब एक बार फिर हिजाब पर सियासत शुरू हो गई है और सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस विधायक का इस तरह से बयान आना इस हिजाब पॉलिटिक्स को और हवा देता है। लेकिन देखना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद अब मध्य प्रदेश की राजनीति क्या मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, ड्रेस कोड तो लागू कर दिया गया है, लेकिन ड्रेस कोड लागू होने के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में, क्योंकि जब कॉलेज खुलेंगे और छात्र जब ड्रेस कोड लागू कर कॉलेज पहुंचेंगे तो इसके बाद इस मामले में किस तरह की बयानबाजी तेज होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज़ादी के 77 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे गाँव हैं जो विकास की राह देख रहे हैं। देश डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ आज भी विकास की किरण तक नहीं पहुंची। लोगों के पास यहां मूलभूत सुविधाएं तक नहीं और ग्रामीण लगातार यही गुहार लगा रहे हैं कि आखिर उनकी समस्याओं का समाधान कब होगा। ये रिपोर्ट देखिए। मामला मुरैना जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर कौथरकला ग्राम पंचायत के मजहरा बगियापुरा का है, जहां ग्रामीण सालों से विकास के कामों से कोसों दूर है। न तो यहाँ सड़क है, न ही कोई सुविधा। इतना ही नहीं बल्कि शासन के हर ग्राम पंचायत में शांति धाम बनाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो शांति धाम तक नहीं है। आइए हमको रोड तक हम जो लेकर पुरत लेना जाता ही और बिगड़े भागे जाता है। पहले ना पे मारो जाती ही ना जाते हो तो पे नेरा लटकियां आ जाता ठाकुर हमको ना ग्रामीणों का कहना है कि हम बेहद परेशान हैं। गांव में किसी की तबीयत बिगड़ जाती है तो उसे भी अस्पताल तक लाने के लिए साधन नहीं पहुंचता। बहुत दिनों से हम चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। समस्याओं से जूझ रही महिलाओं ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम अपनी जान दे देंगे। तो अब रोड नहीं बनी, फिर नहीं बनी तो मत जाएंगे घर में, सिर्फ फांसी लगाए ऐसा क्या करो, ऐसा ही करेंगे। हमारे पूरी खा मरी गए, पूरी खनी के बाप मरी गए, हम मरी गए, हमारे लड़का अब पैदा रहे तो बेहू ऐसी ही जाए। अगर आज रास्ता नहीं मिलो तो यूँ मान लियो मरेंगे या मारेंगे। हाँ कद्दू आ जाए, मर जाए या मार डाले। हाँ और खुद आए के मार जाए रास्ता वाले, अगर हमें रास्ता देंगे।
सालों से ग्रामीण समस्याओं से जूझ रहे हैं और यही वजह है कि ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत की और कहा कि साहब या तो हमें रास्ता दिलवाओ, नहीं तो हमें गांव से निकालने का आदेश दे दो। मालूम हो कि ये कोई पहली बार नहीं है जब ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर शिकायत करने पहुंचे हों। पहले भी कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसके पहले जब ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे तब प्रशासन ने तत्काल जनपद सीईओ को निर्देश देकर मौके की जांच करने के आदेश दिए थे, लेकिन सीईओ साहब अपने दफ्तर से नहीं निकले। नतीजा ये रहा कि ग्रामीणों ने फिर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जन सुनवाई में आवेदन दिया। कोई सुनवाई नहीं हो रही। तहसीलदार के यहाँ पे आते हैं, वो बोलते हैं RI से यहाँ आप जाओ, वो बस बोलते हैं डेट पे डेट मिल रही है, कल जाएंगे परसों जाएंगे। बस वो खेत वाले आते हैं, उनको कुछ खिलाए आते हैं, चले जाते हैं। हाँ ठीक है, हो जाएगा फसल, अब क्या है, मौसम खुल जाएगा तो बाजरा पर भी जाएंगे। फिर उसके बाद में बोल देंगे कि फसल हो रही है, ये फसल के बाद 6 महीने के लिए चली जाएगी, फिर हम वही कार्रवाई करेंगे, वही फिर 6 महीने ये लटक। वहीं अपर कलेक्टर चंद्रभूषण प्रसाद का कहना है कि इस समस्या को लेकर ग्रामीण विगत जन सुनवाई में भी आए थे और तब समस्याओं के समाधान के आदेश भी दे दिए थे। इस बार ग्रामीणों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। ये शिकायतें कोई मौके पर नहीं गया है। मैंने आज बहुत ही कड़ी अप्रसन्नता व्यक्त की है तहसीलदार और सीओ के विरुद्ध, और तहसीलदार सीओ दोनों को मैंने यहाँ बुलाया है और इसका समाधान हम अतिशीघ्र करेंगे। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं, मैंने सीओ को बोला था कि आप मौके पर भेजें, तो उन्होंने प्रस्ताव बना दिया। आज उनका कहना है कि मैं मौके पर जाऊंगा। कहीं न कहीं कार्य के प्रति लापरवाही है, मैंने नाराजगी व्यक्त की है। यदि वो पालन नहीं करेंगे तो कार्रवाई के लिए लिखेंगे हम कलेक्टर। कई बार गुहार लगाने के बावजूद अब तक ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। विकास से कोसों दूर इन ग्रामीणों की समस्या का समाधान कब होगा और कब ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इधर छत्तीसगढ़ के कोरिया में शराब में मिलावटखोरी का खेल जारी है। यहाँ शराब की मिलावट का खेल तेजी से चल रहा है। इसे लेकर कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन फिर भी मिलावट का ये खेल धड़ल्ले से जारी है। कोरिया जिले में लाइसेंसधारी शराब की दुकानों पर शराब की बोतलों में मिलावट का खेल चल रहा है। आबकारी विभाग खुद इस बात को मान रही है कि कई जगह से ऐसी शिकायतें आ रही हैं। लाइसेंसधारी दुकानों पर शराब में मिलावट के खेल को पकड़ने की तैयारी भी चल रही है। शराब में पानी मिलाने के बाद पैक करने के लिए नकली ढक्कन और होलोग्राम तक लगाए जा रहे हैं। शराब की बोतल में पानी मिलाने के बाद फिर से उसे पैक किया जा रहा है। बोतल को पैक करने के लिए नकली ढक्कन और होलोग्राम का इस्तेमाल हो रहा है। शराब में चल रही मिलावट से लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। इससे पहले भी मिलावटी शराब से बीमार होने के मामले सामने आए हैं। मिलावट का तो शिकायत है, और पहले की अपेक्षा से अब हम लोग जहाँ पे एक अवधि पीते थे वहाँ पे एक बोतल पियेंगे तब जाके कहीं नशा उसा आता है। अब क्या बोले, देखिए मैं तो पहले था कि रेट भी बढ़ गया है, और दूसरी बात ये है कि मैं जब भी गया हुआ है ना उसमें भी दिक्कत होता है। और जब भी दारू देते हैं तो जो ढक्कन नहीं होता है, कई बार मेरे साथ हुआ कि ढक्कन खोलता हूँ तो पूरा शीशा फूट के अंदर आ जाता है। और कई बार पिए हैं, नुकसान होगा उसको नहीं जानूंगा मैं, पिए हैं और आज भी पी रहे हैं। बाकी पैसा भी ज्यादा लेते हैं, लेने में दिक्कत हो रहा और पैसा भी ज्यादा हो रहा। और ज्यादा तो मैं यही बोलूंगा कि मिलावट हो रहा, ताकि पैकिंग नहीं रहता है उसमें। एक क्वार्टर लेते थे, एक क्वार्टर में अपना मस्त हो जाता था। आवाज एक अद्धा पी जा रहे हैं, इसके बाद भी कुछ असर नहीं कर रहा है। और वही दारू का रेट ज्यादा भी बढ़ गया है और कुछ उतना नशा भी नहीं है। आपको बता दें कि ये खेल विधानसभा लोकसभा चुनाव से चल रहा है। जिले में कम गुणवत्ता वाली मदिरा के संबंध में मिली शिकायतों को लेकर आबकारी विभाग अब शराब दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण को लेकर रणनीति बना रहा है। इससे पहले भी जिले के मदिरा दुकानों पर देशी मदिरा में पानी मिलाकर तैयार करने के मामले का खुलासा हुआ। शराब खरीदने वालों के दुकान में मौजूद सेल्समैन से पूछताछ करने पर वे इस बात से इनकार करते हैं, जबकि जानकारों का कहना है कि देर रात शराब में पानी मिलाकर ग्राहकों को बेचा जाता है। ये शिकायतें बैकुंठपुर, चर्चा, पटना समेत अन्य शराब दुकानों से आ रही हैं। लोग शराब में पानी मिलाए जाने की शिकायत को लेकर आए दिन सेल्समैन से विवाद भी कर रहे हैं। तो आज भी गया था मैं,
वहाँ गया, लाइन में लगा था, तो वहाँ मतलब एक गुंडाई समझ रहे हैं, ये सबसे बात होता है, लेना तो लेवे नहीं तो निकल ऐसे वाला है ना। लिया, वहाँ जाके शीशा खोले, वो ढक्कन खोले, वापिस किए, नहीं लिए, वापिस भी नहीं लिए, पैसा भी ज्यादा ले रहे, वापिस भी नहीं ले रहे उसको, और शीशा खोलेंगे उसका ढक्कन। सबसे पहले 80 में आता था, इसके बाद 100, इसके बाद 120, अभी 130 कर दिया गया है। पहले स्वाद की अपेक्षा में भी बहुत हो गया, झरझराहट टाइप का लगता है थोड़ा। वहीं कोरिया में जारी शराब में मिलावटखोरी को लेकर जिला आबकारी अधिकारी गजेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि विभाग को भी ऐसी शिकायतें मिली हैं। मामले की जांच के लिए आगे टीम बनाकर दुकानों की जांच करेंगे और लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये मिलावटी की शिकायत वैसे रिटर्न में हमारे पास में नहीं आया है। कुछ लोगों के द्वारा ऐसे मौखिक बोला गया है कि इस प्रकार के की शराब आ रही है करके। उस पर क्या है कि हमारी जांच टीम लगी हुई है। उसी के संदर्भ में आज मैंने मीटिंग भी लिया था अपने सभी प्रभारी अधिकारियों को, और सख्त निर्देश दिया गया है कि इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए, और अगर इस प्रकार की कोई भी घटना होती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सेल्समैन सुपरवाइजर के ऊपर सीधा सर्विस से निकालने का आदेश दिया गया है। मालूम हो कि ये कोई पहली बार नहीं है जब शराब में मिलावटखोरी सामने आई हो या मिलावटी शराब से किसी स्वास्थ्य पर असर पड़ा हो। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब देखना होगा कि कोरिया से मामला सामने आने के बाद ये कार्रवाई कब तक की जाएगी। विस्तार न्यूज के लिए कोरिया से शैलेश गुप्ता की रिपोर्ट। तो देखिए, रात के अंधेरे में कोरिया में शराब में मिलावट का खेल लगातार जारी है। इस पर अधिकारी कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं, लेकिन सवाल यही कि आखिर कार्रवाई की बात कही जा रही है तो कार्रवाई की क्यों नहीं जा रही है। अब देखना होगा कि कब तक इस मामले में कार्रवाई होगी। इधर छत्तीसगढ़ में गौठान का निर्माण भी कराया गया था। ये एक ऐसा केंद्र था जहां गोबर और गौमूत्र से उत्पाद बनाए जाने थे। सरकार बदलने के बाद गौठान भी बंद पड़ गए, जिसके बाद खराब और बंद पड़े गौठानों को युवक युवतियों ने प्रैक्टिस ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार की योजना भले ही बंद हो गई हो, लेकिन सरकार के बनाए मैदानों का इस्तेमाल युवाओं ने अपने लिए करना शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने गौठानों का निर्माण कराया था। ये कुछ ऐसे केंद्र थे जहां गोबर और गौमूत्र से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जा सके। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आने के बाद कांकेर जिले में मौजूद 417 गौठानों में तालाबंदी की नौबत आ गई। वहीं कांकेर जिले के सरंगपाल क्षेत्र के सैकड़ों युवक युवतियों ने बंद पड़े गौठान को अपना ट्रेनिंग सेंटर बना दिया। युवक युवती आर्मी में भर्ती होने के लिए रोज इस गौठान में दौड़ लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्षेत्र में कोई मैदान नहीं होने की वजह से फैसला लिया गया कि इस बंद पड़े गौठान में अपनी प्रैक्टिस करेंगे। रोज सुबह शाम सैकड़ों युवक युवतियां इस गौठान में पहुंचते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्षेत्र के युवक युवती ने बताया कि वन विभाग, पुलिस और आर्मी भर्ती के लिए इस गौठान में फिजिकल तैयारी करते हैं। वो मैदान नहीं होने की वजह से कई बार आर्मी भर्ती में फिजिकल टेस्ट में पीछे हो जाते हैं। अब ये रोजाना प्रैक्टिस करते हैं। कांकेर नगर के अलावा आसपास क्षेत्र के सैकड़ों लड़के लड़कियां यहां पहुंचकर प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने वाले युवक युवतियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं इस गौठान को, क्योंकि ये बंद हो गया था, क्या करते हैं अभी आप लोग? हम लोग जो है यहाँ पर आके प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास कोई प्रॉपर ना मैदान नहीं है, ठीक है, तो हम ये जो गौठान खाली पड़ा था यहाँ पे हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। किस चीज की प्रैक्टिस? हम जो है वो सीजी पुलिस, सीजी फॉरेस्ट और कई लड़के जो हैं वो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। गौरतलब है कि पहले की सरकारों ने गौठान योजना शुरू की थी। इसने देश भर में सुर्खियां बटोरी थी। 3 साल पहले बड़े तामझाम से योजना शुरू हुई और बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही जमीनी हकीकत बदलने लगी। जिले में 417 गौठान खोले गए। आज हालात ये हैं कि गौठान के अधिकांश सामान चोरी हो गए हैं। गौठान में तालाबंदी हो गई है, लेकिन युवक युवतियों की चाह ने बर्बाद होते गौठानों में भी मैदान खोज लिया। कितने दिन से आ रहे हैं, क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं? यहाँ पे हम रनिंग का प्रैक्टिस करते हैं। पिछले साल भी हम लोग आर्मी का रिटर्न एग्जाम कर रहे थे, मैदान नहीं था तो क्वालिफाई नहीं, रनिंग का क्वालिफाई कर नहीं पाए। इसीलिए हम लोग ने इसका गौठान का साधन एक माध्यम लिया कि पहले तो गौठान तक गाय भी आते नहीं थे और बंजर पड़ा था, तो हम लोगों ने सोचा कि युवक के लिए एक मैदान मिल जाएगा। इसीलिए हम इस गौठान को अपने माध्यम से जो भी सफाई करके
इस गौठान को एक मैदान का रूप दिया, छोटा माहौल। क्या प्रैक्टिस करते हैं आप लोग, क्या बनना चाहते हैं? हम लोग पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड का भी। तो ये जो गोठान है, देखिए घास भी है, साधन भी है, गोला आप मतलब आराम से दौड़ सकते हैं, तो ये सही उपयोग हो रहा है? गौठान का सही उपयोग हो रहा है, मगर अभी पानी गिर रहा है, झरझर हो रहा है, उसी कारण से बहुत परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी हो रहा है। आप लोग जिला पंचायत भी गए थे, क्या मांगे हैं? कुछ सुविधाएं होना चाहिए यहाँ बोल रहे थे, क्या हम लोग बोले थे कि यहाँ गौठान को थोड़ा सा अच्छा सा बना दे कि हम लोग के दौड़ने के लिए थोड़ा अच्छा हो जाए। तो सर से यही बात करने गए थे कि और हमारे पढ़ाई के लिए भी बोल के आए हैं कि थोड़ा सा हम लोग को पढ़ाई के लिए, मतलब यहाँ सारी सुविधाएं कुछ चाहिए आप लोगों को? जी जी, इनको यहाँ सुविधाएं चाहिए। ये वो युवक युवतियां हैं जो कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई फॉरेस्ट गार्ड बनना चाहता है, या कोई आर्मी में जाना चाहता है, जिसके लिए रोज यहाँ दौड़ लगाते हैं और ये जो बंद पड़े गोठान है इसका सही उपयोग कर रहे हैं। कामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। तो देखिए, योजना तो बंद हुई, योजना का तो लाभ लोगों को नहीं मिला, लेकिन इस योजना के लिए जिस तरह से मैदान को तैयार किया गया था, उस मैदान का उपयोग युवा कर रहे हैं और बेहतर तरीके से कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जबलपुर की। जबलपुर रेल मंडल का सबसे बड़ा रनिंग रूम कटनी में है। इस रनिंग रूम को 2021 में बनाकर तैयार किया गया। अब ये पूरी तरह से शुरू भी हो चुका है, जिस पर प्रतिदिन लगभग 200 से 250 रेलवे कर्मचारी आकर इसका उपयोग करते हैं। रेल हादसों को रोकने और लोको पायलट्स को आराम देने के लिए इन रेस्ट रूम को तैयार किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश का जबलपुर रेल मंडल का सबसे बड़ा रनिंग रूम कटनी एनकेजे में है। इस रनिंग रूम को इरकॉन कंपनी द्वारा सन 2021 में बनाकर तैयार किया गया है और अब ये पूरी तरह से शुरू हो चुका है, जिस पर प्रतिदिन लगभग 200 से 250 रेलवे कर्मचारी आकर इसका उपयोग करते हैं। रनिंग रूम की बात करें तो 128 बेड का रनिंग रूम, जिस पर प्रत्येक कमरे में 2 बेड, अटैच टॉयलेट और इसके साथ ही किचन और योग करने की व्यवस्था, जिम करने की व्यवस्था समेत मनोरंजन भी है। दरअसल लगातार रेलवे में ट्रेनों के हो रहे हादसों का कारण लोको पायलटों को आराम नहीं मिलना निकलकर सामने आया है, जिस पर उन्हें आराम करने के लिए ये रनिंग रूम बनाया गया है। जब तक उनकी शिफ्ट 8 घंटे के बाद दूसरी नहीं लगती, तब तक वो यहीं पर रुककर आराम कर सकते हैं, अपनी अन्य एक्टिविटीज कर सकते हैं। रनिंग कर्मचारियों को खाने के लिए जो भी चाहिए वो यहाँ पर उनके लिए उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही बॉडी को आराम देने के लिए लोग मसाजर, जूते को पॉलिश करने के लिए शो शाइनिंग मशीन, कपड़े धुलवाने के लिए वॉशिंग मशीन और प्रेस करने के लिए इलेक्ट्रिक आयरन की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। पूरा कैंपस अगर आप देखेंगे तो किसी बड़ी सोसाइटी जैसा दिखने वाला लगेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे जबलपुर मंडल में जो रनिंग रूम है उसमें सबसे बेस्ट हमारा जो रनिंग रूम है कटनी जंक्शन का है। यहाँ पर हमने ड्राइवर्स और गार्ड्स जो लोको पायलट हैं, सहायक लोको पायलट हैं, उन सब के लिए तमाम लग्जरी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। लोको पायलट जो हैं उनकी ड्यूटी बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है और वो जब अपना पूरा 8 घंटे 9 घंटे की ड्यूटी करके आते हैं तो हम चाहते हैं कि वो घर से दूर रहें, तो घर से दूर उनको घर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का रेल प्रशासन का पूरा प्रयास है। लगातार हो रहे रेल हादसों को देखते हुए साथ ही रेलवे कर्मचारियों को आराम देने के नजरिए से बनाए गए ये रनिंग रूम अब बिल्कुल तैयार है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में रेलवे हादसों को रोकने पर भी लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, क्योंकि प्रदेश में स्कूल खुल गए हैं और बच्चे नई ड्रेस और किताब कॉपी के साथ स्कूल भी पहुंच रहे हैं। तो वहीं सरगुजा से एक ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जहां आदिवासी इलाकों में अभी भी सैकड़ों बच्चे स्कूल से दूर हैं और वो गाय, बैल और बकरी चरा रहे हैं। स्कूलों में सिर्फ उनका नाम भर दर्ज है। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य सरगुजा जिले में स्कूल तो खुल गए, लेकिन इसका उद्देश्य फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बच्चे स्कूल न जाकर मवेशी चरा रहे हैं। वहीं जब विस्तार न्यूज की टीम जमीनी हकीकत जानने ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई। स्कूल नहीं जा सकता, अभी बकरी चरा रहा हूँ। बकरी चरा रहा हूँ, स्कूल जाना चाहिए ना। ड्रेस नहीं है तो अभी नहीं जा रहा हूँ। क्या नाम है? विनोद पोर्ते। विनोद पोर्ते, स्कूल कहीं नहीं जा? कापी नहीं है। स्कूल नहीं जा रहे हो? नहीं। कौन सा क्लास पढ़ते हो? 8वीं। 8वीं, तो 8वीं पास हो गए हो? 8वीं पढ़ रहा हूँ, 7वीं से। अच्छा, तो स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है? नहीं, कॉपी रहेगा तभी ना जाऊँगा। कॉपी नहीं है? हाँ। तो अभी क्या कर रहे हो? बैल चरा रहा हूँ। बैल चरा रहा हूँ। तो अभी क्या कर रहे हो? अभी बैल चराने आए हैं। बैल चराने आए हैं? हाँ। तो बोर्ड परीक्षा है? नहीं, खत्म हो गया। 10वीं पास हो गए?
नहीं, सप्लीमेंट्री का एग्जाम था। स्कूलों में बच्चों का नाम दर्ज करने के बाद जिम्मेदार अधिकारी और शिक्षक इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे कि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 100% रहे, और यही वजह है कि बच्चे पूरे साल मवेशियों के पीछे लगे रहते हैं और हर हाल में शिक्षक भी उन्हें पास करते रहते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो 8वीं तक पास हो गए लेकिन अपना नाम तक लिखना नहीं जानते। सरगुजा जिले के मैनपाट में माझी जनजाति के सैकड़ों बच्चे आज भी दूसरों के घरों में काम कर रहे हैं लेकिन स्कूल नहीं पहुंच पा रहे। तो यहाँ मैनपाट में तुम्हारे जैसे स्कूल में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे, तुम्हारी सहेली लोग, कितने लोग कहती बत्ती के यहाँ काम करने जाते हैं और दूसरे जगह में? मेरे को ज़्यादा जन का तो पता नहीं, 4-5 जन बस जाते हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं बताते हैं वो लोग? खाना पकाने। खाना पकाने जाते हैं? हाँ। तो पढ़ाई करने आते हैं कि नहीं फिर वो लोग? नहीं आते हैं, छोड़ दिए पढ़ाई। अच्छा, तो तुम नहीं बोलते हो कि पढ़ना चाहिए उन लोगों को? नहीं, अपना अपना मर्जी है तो मैं क्या कर सकती हूँ। सरगुजा के जिला शिक्षा अधिकारी ड्रॉप आउट की समस्या पर क्या कह रहे हैं उसे भी सुन लीजिए। सभी को निर्देश जारी किया गया है, सभी जो हमारे शिक्षक हैं जो फील्ड में काम करते हैं, अधिकारी हैं, उन सभी को निर्देशित किया गया है कि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहे, सभी को स्कूल तक लाया जाए। और इसीलिए शासन की योजनाएं भी हैं कि उनको निःशुल्क पुस्तकें दी जाती हैं, गणवेश दी जाती हैं, बच्चियों को साइकिल दी जाती हैं। और इसमें जितने भी ऐसे बहुत कम बच्चे ऐसे बच रहे हैं कि जो स्कूल जाने से वंचित रह रहे हैं, जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, उस पर हम लोगों का विशेष अभियान चल ही रहा है। हम लोग उस पर बैठक कर रहे हैं और उनको स्कूल तक लाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा जो है स्कूल जाने से वंचित न रह जाए। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का हाल बदहाल है। आलम ऐसा है कि यहाँ पर पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों ही मौजूद हैं, लेकिन यहाँ ना तो बच्चों की पढ़ने में रुचि है और ना ही शिक्षकों की पढ़ाने में। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सरगुजा में शिक्षा का स्तर ऐसा रहेगा तो देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों का खुद का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। स्कूल चले हम का ये जो नारा है, ये चरितार्थ होता तो नहीं दिख रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि अधिकारी और शिक्षक जिस तरीके से बच्चों और उनके अभिभावकों को जागरूक करने की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसका अच्छा रिजल्ट दिखाई दे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये व्यवस्था कब सुधरेगी और अभिभावक और उनके वो जो बच्चे हैं वो कब इसके लिए जागरूक हो गए कि उन्हें स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल जब जाएंगे तभी उनकी ज़िंदगी संवर पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश प्रधान के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। तो देखिए, अब इंतजार है कि आखिर पढ़ाई की अहमियत कब पता चलेगी और इन बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने का काम कैसे किया जाएगा। इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के कई जिले बारिश से तर हैं, लेकिन खंडवा में बारिश की बेरुखी ने किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस इलाके में 2 से 3 दिन में अगर बारिश नहीं हुई तो खेतों में खड़ी फसलों पर कीटों का हमला होना तय है। आसमान से बरखा बरसी और माकूल माहौल देखकर किसानों ने अपने खेत में बीज बो दिया। उम्मीद थी कि फसल अच्छी होगी तो इस साल बहुत से काम निपटा लिए जाएंगे, लेकिन अब ये किसान परेशान है। चिंता का सबब है बारिश का नहीं होना। जिले में इस साल सोयाबीन की खूब बोवनी हुई है। मानसून सक्रिय होने के बाद जून के आखिरी हफ्ते और जुलाई की शुरुआत तक जिले के करीब सभी ब्लॉकों में किसानों ने फसलों की बोवनी भी कर दी, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से बारिश नहीं होने से खेतों में अंकुरित और पौधे के रूप में खड़ी फसलें प्रभावित होने लगी हैं। जमीन में नमी कम होने का असर अब फसलों पर पड़ने लगा है। किसानों के मुताबिक 2 से 3 दिन में बारिश नहीं हुई तो फसलों में बीमारी फैलने लगेगी। कि जैसे मौसम विभाग है, इसने जून में ही घोषणा कर दी थी कि इस बार बहुत बारिश होने वाली है। किसानों ने जो प्री मानसून हुआ तो उसी में कई जगह बोनी कर दी थी, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने बोला था कि बारिश होने वाली है, ऐसे में कई अभी तक तो जिले में ऐसी बारिश हुई नहीं है। किसानों ने अपनी मक्का लगा दी है, सोयाबीन लगा दिया, कपास की फसल लगा दी है, लेकिन जिस हिसाब से मौसम है उस हिसाब से पानी नहीं गिर रहा है। ऐसे में किसानों को चिंता, अगर 2-4-5 दिन धूप पड़ जाए तो सारी फसलें सूखने को मतलब कगार पे आ जाए। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग इस बार फेल हो गया है। किसानों ने करोड़ रुपए की खाद, बीज, दवाइयाँ डाल के बैठा है खेतों में, लेकिन पानी उस हिसाब से नहीं आया जिस हिसाब से बारिश में आना चाहिए। फसलों के बीमार होने पर कीट का प्रकोप बढ़ेगा, जिसका सीधा असर फसल की ग्रोथ और उसकी पैदावार पर पड़ेगा। फसल के कमजोर होने पर पीला मोज़ेक भी फसल पर वार करता है, जिससे दाने की चमक चली जाती है और उसका साइज भी छोटा हो जाता है, जिससे उसका वजन घट जाता है। यही वजह है कि अन्नदाता आसमान को ताक रहे हैं, पानी गिरने की मन्नत मुराद कर रहे हैं। खंडवा से विस्तार न्यूज के लिए शकील शेख की रिपोर्ट।
इधर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में 2 सिस्टम एक्टिव हो गए हैं। 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर में हल्की बारिश हो सकती है, तो वहीं जबलपुर और ग्वालियर में भी बारिश होगी। निमाड़ रीजन में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का दौर मध्य प्रदेश में जारी है और 2 सिस्टम प्रदेश में एक्टिव हो गए हैं। 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। भोपाल, इंदौर में हल्की बारिश हो सकती है, तो जबलपुर, ग्वालियर में बारिश होगी। इधर निमाड़ रीजन में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अक्सर अपने अलग अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और इस बार सुर्खियों में रहने का कारण कुछ अलग है। हालांकि कुछ ऐसा ही अंदाज पहले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का सामने आ चुका है। क्या है पूरा मामला, आखिर क्यों चर्चा में आए हैं सांसद जी, इस रिपोर्ट में देखिए। हमेशा सफाई अभियान को लेकर चर्चा में रहने वाले रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर चर्चा में आ गए। दरअसल सीतापुर अंतर्गत डूडा गांव में भ्रमण के लिए पहुंचे थे। विस्तार न्यूज ने आपको भी दूषित पानी से बीमार हुए लोगों की कहानी दिखाई थी, जहां पर मरीजों से मिलने के लिए रीवा सांसद पहुंचे हुए थे और जहां पर टॉयलेट की जो सीट थी वो गंदी दिखी, तो खुद ही सांसद जी उतर गए सफाई अभियान के लिए। और सबसे हैरानी की बात ये रही कि सफाई करते वक्त सांसद जी ने ग्लव्स का उपयोग भी नहीं किया और अब वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें टॉयलेट की सीट साफ करते हुए रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा दिख रहे हैं। आप भी देखिए ये वीडियो। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार सांसद जी के चर्चा में रहने का कारण है सांसद जी का स्वच्छता अभियान। दरअसल हुआ ये कि सांसद जनार्दन मिश्रा मऊगंज जिले के देव तालाब विधानसभा की सीतापुर ग्राम पंचायत के डूडा गांव पहुंचे। डूडा गांव वही गांव है जहां दूषित पानी पीने से करीब 25 लोग बीमार पड़ गए। सांसद जी यहां पहुंचे, लोगों का हाल जाना और फिर शुरू किया स्वच्छता अभियान। सांसद महोदय ने एक हाथ में टॉयलेट ब्रश उठाया और दूसरे हाथ में झाड़ू लेकर गंदा टॉयलेट साफ करने लगे। वीडियो सांसद जी ने खुद अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब सांसद जी ने स्वच्छता अभियान चलाया। इससे पहले भी सांसद स्कूल का गंदा टॉयलेट साफ कर सुर्खियों में आ चुके हैं। सांसद जी बारी बारी से बीमार लोगों के घर पहुंचे, फिर बीमार लोगों और उनके परिजनों से मुलाकात की, डॉक्टर से मरीजों की हालात के बारे में जानकारी ली, साथ ही अच्छे इलाज के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। इसी दौरान उनकी नजर संक्रमित व्यक्ति के घर के शौचालय की गंदगी पर पड़ी। ये देख उन्होंने सफाई शुरू कर दी। जब सांसद को शौचालय साफ करने के लिए ब्रश और ग्लव्स तक नहीं मिले, वे बिना ब्रश और ग्लव्स के हाथों से ही सफाई करने लगे। सांसद जनार्दन मिश्रा का कहना है कि सरकार ने हर घर में शौचालय बनवा दिए, लेकिन उसे साफ रखना लोगों की जिम्मेदारी है। दूषित शौचालय से गंदगी फैलती है। जब लोग बीमार हो तब उन्हें स्वच्छता का और विशेष ध्यान रखना चाहिए। इधर बारिश के शुरू होते ही देश भर से पुलों के धराशायी होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नदी नालों पर बने सरकारी पुल टूट रहे हैं, गिर रहे हैं। ये तस्वीरों में लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच हमारे बीजापुर के साथी ने जो तस्वीरें भेजी उसे भी आपको दिखाना जरूरी है, जहां निकम्मे सिस्टम से तंग आकर ग्रामीण खुद ही पुल बना रहे हैं और अपने पैसों से, क्योंकि उनका गाँव बारिश में मुख्य सड़क से पूरी तरह से कट जाता है। ये खबर सिस्टम के मुँह पर एक तमाचे के समान है। बारिश के शुरू होते ही देश भर से पुलों के धराशायी होने की तस्वीरें आ रही हैं। नदी नालों पर बने सरकारी पुल टूट रहे हैं, गिर रहे हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो बीजापुर से आई हैं। आपको देखना बेहद जरूरी है। जहां निकम्मे सिस्टम से तंग आकर ग्रामीण खुद ही पुल बना रहे हैं, वो भी अपने पैसों से, क्योंकि उनका गाँव बारिश में मुख्य सड़क से पूरी तरह कट जाता था। ये खबर सिस्टम के मुँह पर तमाचे के समान है। चलिए पहले आपको पूरी खबर बता देते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक गांव है धनगोल। इस गांव तक पहुंचने वाली सड़क पर बना पुल कुछ सालों पहले टूट गया था। अब साल के बाकी वक्त तो ग्रामीण किसी तरह काम चला लेते थे, लेकिन बारिश के वक्त मुश्किलें बढ़ जाती हैं। नाले में उफान आने पर ये गाँव मुख्य सड़क से पूरी तरह कट जाता है। गांव के 50 परिवारों तक ना तो एम्बुलेंस पहुंच पाती है और ना ही दोपहिया वाहन से नेशनल हाईवे तक पहुंचा जा सकता था। ग्रामीणों का कहना है कि पुल फिर से बन जाए, इसलिए वो नेता से लेकर अधिकारी सभी के पास गए, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। चुनाव के वक्त भी नेता आए और आश्वासन देकर निकल गए। चुनाव खत्म हो गए, लेकिन ग्रामीणों के हिस्से पुल की जगह सिर्फ आश्वासन ही आया। आखिरकार ग्रामीणों का निकम्मे सिस्टम से विश्वास टूटा तो खुद ही पुल बनाने का जिम्मा उठा लिया।
ग्रामीणों ने 100-100 रुपए चंदा इकट्ठा किया। किसी तरह खुदाई के लिए ट्रैक्टर और दूसरी मशीनों का इंतजाम किया गया। अब गांव वाले इंजीनियर तो है नहीं, इसलिए पुल बनाने के लिए इको फ्रेंडली तकनीक का इस्तेमाल किया गया। सीमेंट सरिया की जगह ताड़ के पेड़ से पुल का बेस बनाया गया। अब ग्रामीणों का ये जुगाड़ का पुल लगभग आधा तैयार हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि 2 से 3 दिनों के अंदर पुल पूरा हो जाएगा। इन तस्वीरों को देख बिहार के दशरथ मांझी पर बनी फिल्म मांझी द माउंटेन मैन याद आ जाती है, जिसमें दशरथ मांझी ने खुद ही पहाड़ का सीना चीरकर सड़क बना दी थी। इस फिल्म के आखिर में एक डायलॉग है। दशरथ कहते हैं कि भगवान के भरोसे ना बैठे, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। बस ऐसे ही कुछ हालात हैं बीजापुर के धनगोल गांव के। खैर, उम्मीद है कि विस्तार न्यूज की खबर पर प्रशासन संज्ञान लेगा और ग्रामीणों को जल्द ही एक पक्का पुल मिलेगा। और अगली खबर है रीवा के मऊगंज से, जहां सरपंच की दादागिरी सामने आई। यहां सरपंच की दादागिरी खुलेआम उजागर हुई है। आखिर क्यों सरपंच ने दादागिरी की और क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में एक सरपंच की खुलेआम दादागिरी का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो मऊगंज के जनपद पंचायत के मनरेगा शाखा का है। यहाँ पर पदस्थ महिला अधिकारी के कार्यालय में घुसकर एक सरपंच ने जमकर उत्पात मचाया और कार्यालय के अंदर रखे कंप्यूटर को उठाकर जमीन पे पटक दिया। साथ ही वहां पर रखे हाईकोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेजों को भी इधर उधर फेंक दिया। ये मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आरोप है कि घटना के दौरान सरपंच ने महिला अधिकारी से गाली गलौज भी की। मामले में अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा ने पुलिस थाना मऊगंज में शिकायत दर्ज कराई है। तो चलिए सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में उत्पात मचा रहा शख्स कोई और नहीं बल्कि डगडौआ नंबर 2 ग्राम पंचायत के सरपंच अमित पांडे है, जो किसी बात को लेकर इतना नाराज हो गए कि उन्होंने ये नाराजगी तोड़फोड़ कर जाहिर की। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जो अब वायरल हो रहा है। वीडियो मऊगंज के जनपद पंचायत के मनरेगा शाखा का है और यहाँ पर पदस्थ महिला अधिकारी के कार्यालय में घुसकर सरपंच ने जमकर उत्पात मचाया। सरपंच दोबारा मेरे केबिन में आज घुस कर दिया है। मेरा कंप्यूटर तोड़ा गया, जिसकी कीमत आज 35,000 रुपये है। HP का कंप्यूटर था। उसके अलावा मेरे हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट थे, उसको उन्होंने तोड़ा है। और मैं रीवा से निकल के जनपद मऊगंज में आ रही थी मीटिंग के लिए। उन्होंने इतना नुकसान किया है, इनके FIR के लिए अब मैं थाने जा रही हूँ। ये नुकसान किया हुआ है और हमारे पूरे कार्यालय के और भी लोग हैं, और जिसकी CCTV रिकॉर्डिंग भी मेरे मोबाइल में मुझे मिल गई है। बताया जा रहा है कि महिला अधिकारी के मना करने के बावजूद सरपंच अमित पांडे कार्यालय के अंदर घुसे, जिसका वीडियो अब वायरल हो गया है। अब देखना होगा कि सरपंच पर क्या कार्रवाई की जाती है। मऊगंज जिले के एक सरपंच का दादागिरी का CCTV फुटेज तेजी के साथ इन दिनों वायरल हो रहा है। दरअसल मऊगंज जिले के डगडौआ गांव का अमित पांडे सरपंच है, जो जनपद पंचायत पहुंचा हुआ था। मनरेगा शाखा में रखे हुए कंप्यूटर को यह तेजी के साथ फेंक रहा है। साथ ही जो वहां पर सरकारी फाइलें रखी हैं उसे भी फेंक रहा है। और महिला जो वहां पर अधिकारी हैं उन्होंने गाली गलौज का भी सरपंच पर आरोप लगाया है। फिलहाल इसकी शिकायत मऊगंज थाने में की गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी कारण जरूर स्पष्ट नहीं हो पाए कि ये जो सरपंच है ये वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया में यह वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक कैदी को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद भी उसे हफ्तों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया गया। लेकिन जब पता चला कि गलती कैदी की थी तो उसे वापस जेल में डाल दिया गया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। सेंट्रल जेल की इस लापरवाही को क्या नाम दें, या सिर्फ इसे भूल बताकर रफा दफा कर दें। एक ऐसा कैदी जो उम्र कैद की सजा काट रहा हो और उसे हफ्तों के लिए जेल से रिहा कर दिया जाए। जी हां, यही हुआ है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। कैदी को जेल से हफ्तों के लिए छोड़ दिया गया और फिर जब पता चला कि गलती हुई है तो वापस उसे जेल में डाल दिया गया। देखिए महिमा, हम लोग मौजूद हैं केंद्रीय जेल रायपुर के सामने ही, आप देख सकते हैं। और हमारे साथ MN प्रधान जी हैं, यहाँ के जेलर, उन्हीं से सीधे बातचीत करेंगे।
सर, ये उम्र कैद के जो कैदी को 1 हफ्ते तक बेल मिल गई, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, और इसमें अभी जो ये लापरवाही उसमें क्या विवेचना चल रही? इसमें देखिए 15 से 16 रिहाई होने के कारण, उनके द्वारा भी दृष्टि चूक होने के कारण से गलती से उनको रिहा कर दिया गया था। जब गलती संज्ञान आने पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार उन्हें पुनः जेल दाखिल कराया गया। भविष्य में ऐसी गलती का पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए संबंधित शाखा के अधिकारी कर्मचारियों और उप जेल अधीक्षक को नोटिस जारी किया गया है। 1998 यानी आज से 26 साल पहले गिरौदपुरी के मड़वा गांव में जमीन विवाद को लेकर एक हत्या हुई। लंबी सुनवाई के बाद आरोपी को उम्र कैद की सजा हुई। वो पिछले 14 सालों से जेल में था। जेल में अच्छे आचरण के चलते जेल प्रशासन ने उसके रिहाई के लिए अनुमोदन किया, लेकिन जब लेटर वापस आया तो उसमें रिहा नहीं किया जा सकता लिखा हुआ था। लेकिन वारंट शाखा के कर्मचारी ने नहीं शब्द धुंधलेपन के कारण पढ़ नहीं पाया, जिसकी वजह से ये चूक हुई और इसकी गलतफहमी में कैदी को रिहा कर दिया गया। वहीं जब जिम्मेदारों से बात की गई तब उन्होंने जांच का हवाला देते हुए फिर वहीं घिसी पिटी कहानी दोहराई है। सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा कैदी हुआ रिहा। वारंट में नहीं शब्द के धुंधलेपन का पड़ा असर। वारंट पढ़ने में कर्मचारी से हुई गलती का एहसास होने पर पुलिस ने दोबारा पकड़ा। उस कैदी को वापस इसी सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। उम्र कैद का कैदी था, उम्र कैद सजा याफ्ता था, और अब जो जेलर कह रहे हैं भविष्य में ऐसी गलती ना हो, इसके लिए तमाम पुख्ता इंतजामात किए जाएंगे। अपनी गलती का पता चला तो 8 दिन बाद कैदी को वापस घर से उठाकर जेल में बंद कर दिया गया। इस मामले में रायपुर के जेल अधीक्षक ने डिप्टी जेल अधीक्षक समेत 3 लोगों को नोटिस जारी कर लापरवाही के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही जांच की बात कही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई और क्या सिर्फ नोटिस देना काफी होगा? विस्तार न्यूज के लिए नितेश गर्ग की रिपोर्ट। इधर गुना के टोरिया माध्यमिक स्कूल में हेडमास्टर की शिकायत पर पुलिस की धमकी के डर से एक पिता ने अपने बच्चों की टीसी कटवा ली। दरअसल छात्रों से स्कूल में साफ सफाई कराई जा रही थी, जिसकी शिकायत बच्चों के परिजनों ने कलेक्टर से की और उसके बाद कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश भी दिए। लेकिन शिकायत होने की जानकारी मिलने के बाद उल्टा स्कूल के शिक्षकों ने ही छात्रों के परिजन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने भी जाँच के नाम पर गाँव पहुँचकर छात्रों के परिजनों पर दबाव बनाया कि वो अपने बच्चों का नाम स्कूल से कटवा लें। इस खबर को सुनने से शायद आपको वही पुरानी कहावत याद आ गई होगी, जिसमें उल्टा चोर कोतवाल को डांटने का जिक्र होता है। शिकायत 3-4 बार बोला अध्यक्षों से, भाई स्कूल में कलेक्टर साहब को की 2 बार हुआ। उन्होंने मुझे आवेदन दिया और टीसी में मैंने खुद लिखा है कि स्वेच्छा से पालक की स्वेच्छा से टीसी दी जा रही है, क्योंकि बीच में हम ड्रॉप क्यों करेंगे बच्चा? हम लोग शिक्षक हैं, हम लोगों का तो काम ही है बच्चों को पढ़ाने का, तो हम बीच में उसको ड्रॉप क्यों करेंगे? कक्षा 8वीं तक हमारी क्लासेस लगती हैं, 1 से 8 तक। इधर मुरैना में पहाड़गढ़ इलाके में भारी बारिश के चलते सोन नदी में उफान आ गया, जिससे कई गांवों का शहरों से संपर्क टूट गया है। रिझोनी गांव ब्रह्मा बाजना गांव के दोनों रफ्तों पर करीबन 4 फीट पानी आ गया है। इसके चलते आवागमन पूरे तरीके से बंद हो गया। हालांकि कुछ लोग तो इसे तेज बहाव में भी लापरवाह नजर आए। ये पूरा घटनाक्रम कैलारस ब्लॉक से 7 किलोमीटर दूर रिंझोनी रोड का है, जहां पांडोला और ब्रह्मा बाजना दोनों ही मार्गों पर 5 फीट से ज्यादा पानी आ जाने से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। राहगीरों की लंबी कतार लग गई। हालांकि कुछ लोग तेज बहाव में ही ट्यूब डालकर नाले को पार कर रहे थे, तो कुछ लोग पैदल अपनी जान की परवाह किए बिना नाला पार करते नजर आए। ये वीडियो देखिए। नहीं है, यदि ऐसा कर रहे हैं तो मैंने बात की है BWRD से, वो तत्काल मौके पर भेज करके यदि पानी रपटे के ऊपर है और मतलब ऐसी स्थिति में है जो नुकसान किया जा सकता है, नुकसान हो सकता है, जनहानि हो सकती है, तो रुका जाएगा। वो हम लोगों के संज्ञान में ये विषय है।
बारिश में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला है। डीआरजी के जवानों ने बीना गुंडा इलाके में एक महिला नक्सली को मार गिराया। इस ऑपरेशन के लिए जवानों को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। बारिश के दौरान पूरी रात जंगल में नदी नाले के अलावा कीचड़ भरे रास्ते को पार कर कैंप तक पहुंचे, जहां नक्सलियों और जवानों के बीच हुई मुठभेड़ में एक महिला नक्सली को मार गिराया। सर्चिंग के दौरान भारी मात्रा में हथियार और अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। बारिश के दौरान अति नक्सल संवेदनशील इलाके बीना गुंडा तक पहुंचना काफी मुश्किल था। हालांकि जवान 12 किलोमीटर लगातार चलते हुए नक्सलियों के कैंप से महज 1.5 किलोमीटर पहले तक पहुंचे। बता दें कि नक्सल ऑपरेशन के दौरान जवानों को पीने का पानी भी नहीं मिला। इसके बाद जवानों ने बारिश का पानी नहीं मिला तो जवानों ने बारिश का पानी इकट्ठा कर ही प्यास बुझाई। रायपुर में कमजोर मानसून ने चिंता बढ़ा दी है। राज्य के बड़े बांधों के हालात में सुधार नहीं है। प्रदेश के बांधों में 34% जल का भंडारण रह गया है, तो वहीं धमतरी के गंगरेल बांध में एक पखवाड़े के बाद भी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। तो कमजोर मानसून अब चिंता बढ़ा रहा है। राज्य के बड़े बांधों के हालात भी सुधरे नहीं हैं। समय बीतता जा रहा है, लेकिन ऐसे में कमजोर मानसून लगातार लोगों के साथ साथ खासतौर पर किसानों की चिंता को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में मंगलवार की शाम 3 मंजिला निर्माणाधीन मकान छत डालने के बाद अचानक गिर गया, जिसके मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई, तो वहीं 4 मजदूर घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि एक मजदूर को गंभीर हालत में भोपाल रेफर किया गया है। ऐसी सूचना मिली थी कि एक निर्माणाधीन मकान जो है किसी प्राइवेट व्यक्ति का जो निर्माण हो रहा था, उसमें 3 मंजिल की छत डल रही थी, तो शायद अनस्टेबल होने के कारण वो छत नीचे गिर गई। कुछ इसमें कारीगर और मजदूर जो काम कर रहे थे उनके फंसे होने की संभावना थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पहुंचकर जो एक गंभीर रूप से घायल था उसको प्राइमरी उपचार कराने के बाद हायर फैसिलिटी के लिए भोपाल रेफर कराया गया है। उसके साथ साथ जो कुछ लोगों को जो साधारण चोटें थी उनका भी इलाज यहाँ के प्राइवेट अस्पताल और जिला अस्पताल में भी लगातार चल रहा है। इसी के साथ साथ एक मजदूर की अनफॉर्चुनेटली जो डेथ हुई है, उसकी बॉडी को अभी SDRF की टीम यहाँ पर मौजूद थी, तो उन्होंने क्योंकि मलबा बहुत ज़्यादा था, इक्विपमेंट्स की मदद से उसको निकालकर उसकी बॉडी को रिकवर किया है, उसको अभी अस्पताल पहुंचाया गया है। एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वो बिल्डिंग यहाँ गिर गई है और एक व्यक्ति अभी उस पर दबा हुआ है। बाकी जो लोग काम कर रहे थे वो सब निकाले जा चुके हैं और आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन एक व्यक्ति अभी अंदर दबा हुआ है, उसका रेस्क्यू का काम चल रहा है। इधर सीधी में कुछ दिन पहले 6 मंजिला इमारत गिरने से 5 मजदूरों की मौत हो गई थी, जिससे पूरे इलाके में मातम पसर गया था। आज जब विस्तार न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो नम आंखों से बात करते हुए परिजनों ने बताया कि घटना के 5 दिन भी हो चुके हैं, लेकिन जिले का कोई भी प्रशासनिक अमला या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि पीड़ित के परिजनों से मिलने तक नहीं पहुंचे। सीएम मोहन यादव ने कई मंच से घोषणा भी की है कि गरीब परिवारों को स्वास्थ्य संबंधित हर एक सुविधा मिले, लेकिन धरातल पर वो फर्क साफ नजर आ रहा है। एम्बुलेंस से शव तो लाया जा रहा है, लेकिन उसके लिए बर्फ तक की व्यवस्था नहीं की गई। एक हैं कि कैसे हैं हम, हमारे बच्चे नहीं है भाई, 4 लड़कन का अपना बच्चे सब कोई सहारा कह के देवता हम पढ़ाओ लिखाओ नहीं, हमारे कोई नहीं है। सर 1 तारीख को गए थे और इधर से 2 आदमी 2 भाई गए थे, दोनों हैं वो बस हो गए। 2 भाई गए 1 तारीख को गए थे। ये जो घटना हुई है कहाँ हुई है? ये सूरत में हुआ, उधर सचिन में। नहीं तो कैसे घटना हुई, आपको कुछ जानकारी है? हमको जानकारी नहीं मिली, इतनी जानकारी हुई है कि बिल्डिंग गिर गई। और चलिए सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्य समिति बैठक को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, JP नड्डा जिंदाबाद, JP नड्डा जिंदाबाद। आज विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने के बाद आज के इस बृहद प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष
जगदलपुर के विधायक माननीय किरण सिंह देव जी, हम लोगों के मार्गदर्शक माननीय श्री शिव प्रकाश जी, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय नितिन नवीन जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री माननीय अजय जामवाल जी, मंच में विराजमान सुश्री सरोज पांडे जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सुश्री लता उसेंडी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश के संगठन के महामंत्री माननीय पवन साई जी, हमारी सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साव जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी, हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, आदरणीय पुन्नूलाल मोहले जी, विधायक आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य आदरणीय रामविचार नेताम जी, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री आदरणीय विक्रम उसेंडी जी, पूर्व अध्यक्ष, और आज के इस कार्य समिति में उपस्थित सांसदगण, मंत्रीगण, विधायकगण, प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण, जिला और मंडल के हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, आज की इस कार्य समिति में आप सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस कार्य समिति में हम लोगों का सौभाग्य है कि आज मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी उपस्थित हुए, जो भारत सरकार में मंत्रालय के मंत्री के दायित्व में है। उनका उद्बोधन हम सब लोगों को मिला और आज सवेरे उन्होंने ऊर्जा और आवास शहरी विभाग का समीक्षा बैठक भी किया और उन्होंने आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए उनका मंत्रालय लगातार सहयोग करेगा। उन्होंने कहा है कि जितना ज्यादा जल्दी जल्दी पैसा खर्चा करोगे उतनी जल्दी जल्दी पैसा देंगे। और आज की इस कार्य समिति में हमारे नेताओं का मार्गदर्शन मिला है, माननीय शिव प्रकाश जी का, माननीय नितिन नवीन जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी आशीर्वाद मिला है, आदरणीय अजय जामवाल जी का भी आशीर्वाद मिला है, राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किए हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व संभालने के लिए बधाई प्रस्ताव के द्वारा उनको बधाई भी दी है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप सब लोगों को मालूम है कि विधानसभा 2023 के पहले, उसके 6 महीना पहले छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति थी। कांग्रेस वाले हम लोग को गिनते नहीं थे, भाजपा वालों को, और हमारे लोगों में भी बहुत लोगों को विश्वास नहीं था कि हम लोग फिर से सरकार बना पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हमारे नेता लोग प्रभारी के रूप में आए, पहले तो आदरणीय अजय जामवाल जी आए क्षेत्रीय संगठन महामंत्री के रूप में, और जिनके विषय में हम लोग को जानकारी मिली कि जहां भी जाते हैं वहां पर चुनाव जीतते हैं। इसके पहले वो पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट जैसे जगह में काम किए और हर जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। तो एक विश्वास हम लोग को जगा कि अब आदरणीय जामवाल जी आ गए हैं तो जरूर छत्तीसगढ़ का कल्याण होगा। आदरणीय माथुर जी
वो प्रभारी बनकर आए और आते के साथ उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हम लोग सरकार बनाएंगे। तो हम लोग को लगता था कि कैसे एकदम इतना आसानी से बोल दे रहे कि सरकार बनाएंगे, लेकिन हम लोग को विश्वास था कि वो बड़े बड़े राज्यों में भी रहे, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, और वहाँ भी सरकार बनाए तो एक विश्वास जगा। आदरणीय शिव प्रकाश जी वो आए तो विश्वास जगा। नितिन नवीन भाई साहब सब प्रभारी के रूप में आए और सब लोगों ने हम लोग का ढाढ़स बंधाया। पूरे प्रदेश में उनका प्रवास हुआ। आदरणीय शिव प्रकाश जी एक एक संभाग में गए, कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किए। हमारे आदरणीय अजय जामवाल जी एक एक विधानसभा तक गए और निचले स्तर तक गए और ये सब और विभिन्न कार्यक्रम किए। युवा मोर्चा का कार्यक्रम, महिला मोर्चा का कार्यक्रम, और इसके बाद से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ने लगा। फिर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 7 जुलाई को रायपुर आए और उन्होंने जो नारा दिया कि नई सहबो बदल के रहबो, उसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ का वातावरण चेंज हो गया। तो इस तरह से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम हमारे केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रभारी। तो सीधी तस्वीरें देख रहे थे आप और सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को। चलिए इसी के साथ 15 संभाग 15 खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।